वेलकम टू श्री क्लासेस। आज हम लोग भारत में बहने वाली प्रमुख नदियों के विषय में विस्तार पूर्वक पढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक। तो भारत की नदियों को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक हो गया हिमालय नदियाँ और दूसरा हो गया प्रायद्वीपीय नदियाँ। ठीक है, अब जो है हम लोग यहाँ पर आज हिमालय नदियाँ के विषय में पढ़ेंगे और प्रायद्वीपीय नदियाँ को इसके लिए पार्ट 2 जो है इसका बना के अपलोड कर दिया जाएगा। तो आज हम लोग पढ़ते हैं हिमालय नदियाँ के विषय में। तो हिमालय की नदी को 3 पार्ट में यहाँ पे बांटा गया है। फर्स्ट हो गया सिंधु नदी तंत्र, दूसरा हो गया ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र और तीसरा हो गया गंगा नदी तंत्र। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहां पर जानेंगे कि हिमालय की नदियां क्या होती है और प्रायद्वीपीय नदियां क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि हिमालय नदियां के विषय में। तो हिमालय नदियों का उद्गम हिमालय से होता है और हिमालय से निकलने वाली नदियां वर्षवाहिनी होती है, क्योंकि इसमें पूरे वर्ष क्या रहता है, तो पानी रहता है। अब चूंकि हिमालय से जो नदी निकलती है तो वो कहाँ से निकलती है, तो ग्लेशियर के पिघलने से निकलती है। ठीक है, और साथ में जो मौसम के अनुसार से जो अगर बारिश होता है तो वो भी क्या होता है, तो इसी में स्टोर होता है। तो हिमालय से जो नदी बहती है तो वो क्या होती है, तो उसमें हमेशा जो है पानी रहता है, इसीलिए उसे वर्षवाहिनी नदियाँ कहा जाता है। ठीक है, अब दूसरी जगह जो होता है ठीक प्रायद्वीपीय नदियाँ के विषय में देखिए। तो प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती है, इसमें जल का स्रोत सामान्यतः वर्षा जल होता है और गर्मी के मौसम में इन नदियों का जल घटकर छोटी छोटी धाराओं में बहने लगता है। तो इस प्रकार नदियाँ जो है वो क्या होती है, प्रायः गर्मी के मौसम में सूख जाती है। जो प्रायद्वीपीय नदियाँ है तो इसका जो मेन सोर्स होता है, तो वो मेन सोर्स क्या होता है, तो वर्षा का जल होता है। और वर्षा का जल जो है वो जितने मात्रा में वर्षा होती है तो उसके आधार पर वो डिफाइन करता है। तो जैसे ही गर्मी का वेदर का सीजन आता है, गर्मी का वेदर आता है, तो उस समय क्या होती है कि धीरे धीरे यह नदी क्या होती है, इसका जलस्तर घटने लगता है और ये क्या होता है, तो छोटी छोटी धाराओं में विभक्त हो जाती है। और कहीं कहीं तो ऐसा भी होता है कि यह नदियाँ उस समय गर्मी के समय में बिल्कुल सूख जाती है, अर्थात लुप्त हो जाती है। ठीक है, तो इस नदियों को क्या बोला जाता है, प्रायद्वीपीय नदियाँ, और यहाँ पर है हिमालय नदियाँ। तो दोनों में आप समझ गए कि हिमालय नदियाँ क्या है और प्रायद्वीपीय नदियाँ क्या है। तो सबसे पहला हम लोग का जो टॉपिक है वो है सिंधु नदी तंत्र। तो भारत के ऊपर वाले हिस्से को, तो सबसे पहले हम लोग भारत के जो नॉर्थ वाले उत्तर वाला हिस्सा है इसको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पर जो है एक नदी तंत्र इसको बांटा गया है सिंधु का क्षेत्र में। तो सिंधु नदी तंत्र को हम लोग जानते हैं। तो पहले इसके विषय में थोड़ा पढ़ते हैं कि सिंधु नदी तंत्र है क्या, फिर आपको मैप के माध्यम से इसको समझा दिया जाएगा। और निश्चित ही किसी भी एग्जाम में अगर इससे रिलेटेड प्रश्न पूछता है तो आप उसको सॉल्व करके आने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए, सिंधु नदी का उद्गम तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से होता है और इसका मुहाना अरब सागर में गिरता है। अब यहाँ पर जो है यह है मानसरोवर, यह मानसरोवर का क्षेत्र है। यहाँ से क्या होता है, तो इसका उद्गम होता है। और मुहाना का अर्थात हो गया कि जहाँ पर यह नदी गिरती है, मतलब गिरना या जहाँ पर जाके मिल जाती है। तो ये कहाँ पर मिलती है, तो अरब सागर में मिलती है। सिंधु की सहायक नदियाँ झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलुज है। ठीक है, सिंधु नदी तंत्र में 2 नदियाँ तिब्बत से आती है, सिंधु और सतलुज। यहाँ आप मैप में भी देख रहे होंगे कि यह नदी हो गया सिंधु। ठीक है, यह सिंधु नदी आ गई जो कहाँ पे मिल रही है, अरब सागर में, और निकला कहाँ है, तो मानसरोवर तिब्बत से। ठीक उसके नीचे हम लोग देखते हैं कि एक नदी और निकलती है, कौन सी, तो सतलज। तो सतलज नदी भी आके यह क्या होती है, बाद में सिंधु नदी में ही मिल जाती है और यह भी कहाँ, अरब सागर में ही
गिरती है। और दोनों का निकलने का स्थान क्या है, तो एक स्थान से निकलता है कि मानसरोवर तिब्बत के पास से ही दोनों नदी निकलती है और अरब सागर में विसर्जित होती है। सिंधु नदी चीन के तिब्बत में मानसरोवर झील से निकलकर भारत के लद्दाख क्षेत्र में प्रवेश करती है और फिर पाकिस्तान होते हुए अरब सागर में गिर जाती है। तो यह जो आप क्षेत्र देख रहे हैं, यह देखिए जो हरा वाला जो पार्ट हम कर रहे हैं, यह क्षेत्र आ गया आपका पाकिस्तान का, यह एरिया पाकिस्तान का। और यहाँ पर जो है भारत का कौन सा एरिया आता है, तो लेह लद्दाख आता है, अर्थात लेह आता है। तो तिब्बत के पास से निकली, लेह होते हुए यह इंडिया में रही और इसके बाद यह क्या हुआ, तो पाकिस्तान में आया और फिर जाके अरब सागर में गिर गया। तो इस आधार पे हम लोग क्या देख रहे हैं कि जो नदी है यह 3 जो है देश को क्रॉस कर रही है। कौन कौन हो गया, तो मानसरोवर, इसको चूंकि चाइना का क्षेत्र में अब रखा गया है, तिब्बत का क्षेत्र है तो तिब्बत को चाइना का उपनिषद प्रदेश के रूप में रखा गया है। तो चीन, भारत और पाकिस्तान। अब देखिए यहाँ से एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कभी कभी पूछा जाता है कि सिंधु जल समझौता क्या था। तो सबसे पहले हम लोग अभी समझेंगे कि सिंधु जल समझौता क्या था और यह कब हुआ था और किसके बीच में हुआ था और किस कारण से हुआ था। तो सिंधु नदी तंत्र के जल को लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच 1960 में सिंधु जल समझौता हुआ था और इस संधि पर भारत के तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति आयूब खान ने दस्तखत किए थे। ठीक है, तो सिंधु जल समझौता कब हुआ था, तो 1960 में हुआ था और किसके किसके बीच में हुआ था, तो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में हुआ था। भारत का प्रतिनिधित्व उस समय कर रहे थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और उसी जगह पाकिस्तान का प्रतिनिधित्व जो है वहाँ के राष्ट्रपति आयूब खान कर रहे थे। तो इसमें निर्णय हुआ कि सिंधु, झेलम और चिनाब का जो जल है उसका यूज करेगा पाकिस्तान और उसी जगह पर रावी, व्यास और सतलुज का जल है उसका यूज करेगा भारत। मतलब यूज तो भारत भी कर सकता है पाकिस्तान भी, लेकिन पर्सनली जो है भारत इस नदी का पानी को नहीं रोक सकता है। बांध या डैम बनाकर बिजली उत्पादन कर सकता है लेकिन इसका वाटर को रोक नहीं सकता है। ठीक है, तो अब थोड़ा सा हम लोग मैप में देखते हैं। अब मैप को हम लोग समझते हैं कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि सिंधु नदी कहाँ से निकली, तो मानसरोवर से निकली। कहाँ पर जा रही है, तो भारत में जब ये प्रवेश कर रही तो यहाँ लेह होते हुए क्या कर रही है, पाकिस्तान होके आके यहाँ पर अरब सागर में गिर रही है। ठीक है, तो इसका उद्गम हो गया मानसरोवर और कहाँ पे गिर रही है, अरब सागर में। बीच में क्रॉस कहाँ की, तो भारत और पाकिस्तान का एरिया में क्रॉस की, अर्थात सिंधु नदी 3 जो है देश को क्रॉस करती है। अब देखिए सिंधु का सहायक नदी, तो सिंधु का जो सहायक नदी है वो कौन कौन है, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। ठीक है, कौन कौन है, इसको एक सीक्वेंस में जान लीजिए, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज। तो सतलज नदी भी तिब्बत के मानसरोवर से निकलती है। ठीक है, और यह भारत होते हुए यह भी क्या होता है, पाकिस्तान का क्षेत्र में आके सिंधु नदी में मिल जाती है और यह पुनः अरब सागर में मिल जाती है। क्लियर हो गया। अब देखिए सिंधु का अगर सहायक नदी का बात किया जाए तो सिंधु का सबसे बड़ा सहायक नदी है चेनाब नदी। तो सिंधु नदी का सबसे बड़ा जो है सहायक नदी कौन सा हो गया, तो चेनाब नदी। यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि झेलम नदी का उद्गम किस स्थान से हो रहा है, चेनाब का कहाँ से हो रहा है, रावी का कहाँ से हो रहा है, व्यास का कहाँ से हो रहा है। ठीक है, यह जो मेरा 3 बच रहा है नदी, तो 4 नदी बच रहा है, तो इसके विषय में भी हम लोग अभी जानेंगे कि इसका उद्गम कहाँ से हो रहा है और यह कहाँ पर इससे मिल रहा है। अब देखिए ये जितना भी नदी है यह सब आपस में आके इस पॉइंट पर ही मिल रहा है और यहाँ से इस वाले भाग को इसको बोला जाता है पंचनद नदी। चूंकि 5 नदी का जो संगम जब यहाँ पर हुआ था तो यहाँ से पंचनद बन के यह क्या होता है, तो पाकिस्तान में मिल जाती है। किसमें, तो सिंधु नदी में। तो पहले हम लोग जानेंगे कि चिनाब नदी।
तो चिनाब नदी का जो उद्गम होता है वो बारालाचा दर्रा, जो कहाँ पर है तो हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, चिनाब नदी का उद्गम कहाँ से हो रहा है तो बारालाचा दर्रा से हो रहा है, जो हिमाचल प्रदेश में स्थित है। और इसका मुहाना मतलब यह जो मिलता है या गिरता है वो कहाँ पे मिलता है तो सिंधु नदी से मिलता है। ठीक उसी तरह हम लोग देखेंगे झेलम। झेलम नदी जो है यह वेरीनाग झील जम्मू कश्मीर से इसका उद्गम होता है, और इसका मुहाना कहाँ पे है तो इसका भी मुहाना चिनाब नदी के पास है। ठीक है, आगे देखिए रावी। रावी नदी जो है यह रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकलती है, और इसका मुहाना कहाँ पे है तो यह चिनाब में जाकर मिल जाती है। ठीक उसी तरह है सतलुज नदी, यह कहाँ से निकलती है तो राक्षस ताल मानसरोवर झील से। सिंधु निकलती है सिर्फ मानसरोवर झील से। उसी तरह अगर बात सतलुज का किया जाए तो सतलुज नदी निकलती है राक्षस ताल मानसरोवर झील से, और इसका मुहाना कहाँ है तो इसका भी मुहाना चिनाब नदी है। ठीक है, अब देखिए यहाँ से एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यह बनता है कि भाखड़ा नागल डैम सतलुज नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगर पूछा जाए कि भाखड़ा नागल बांध कहाँ पे बना है तो वह सतलुज नदी पे बना हुआ है। व्यास नदी जो है यह रोहतांग दर्रा जो है हिमाचल प्रदेश के पास से निकलती है, और इसका मुहाना कहाँ है तो सतलुज नदी है। तो इस आधार यहाँ से हम लोग क्या देख रहे हैं कि रावी और व्यास जो है, रावी और व्यास नदी यह दोनों कहाँ से निकल रही है तो रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश से निकल रही है, और रावी का जो है मुहाना है चिनाब, जबकि व्यास का मुहाना है सतलुज। और सतलुज नदी राक्षस ताल मानसरोवर झील तिब्बत के पास से निकल रही है, और इसका मुहाना कहाँ पे है तो चिनाब के पास से। क्लियर हो गया। अब यहाँ से एक नोट को हम लोग पढ़ते हैं कि पंजाब के हरिकी क्षेत्र में सतलुज और व्यास का संगम होता है, और वहीं से भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर निकलती है। तो सतलुज और व्यास का जहाँ पे संगम होता है उसी जगह से क्या होता है तो भारत का जो सबसे बड़ी नहर है इंदिरा गांधी नहर निकलती है। अब देखिए यहाँ पर मैप में इस जगह से व्यास नदी आ रही है, और ये आ रही है सतलज नदी। तो यह दोनों जहाँ पर मिल रही है, इस पॉइंट पे जो मिल रही है, तो यहाँ से क्या निकलती है तो इंदिरा गांधी नहर निकलती है। ठीक है, और इंदिरा गांधी नहर भारत की सबसे लंबी नहर है। आगे का जो हम लोग का टॉपिक है वो है ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र। तो अब हम लोग ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो पहले थोड़ा सा हम लोग पढ़ेंगे इसका थ्योरी, फिर हम लोग इसको देखेंगे मैप के आधार पर। तो ब्रह्मपुत्र नदी भी तिब्बत के मानसरोवर झील के पास से निकलती है, और यह नदी 3 देश चीन, भारत और बांग्लादेश में बहती है। तो ब्रह्मपुत्र नदी का भी उद्गम कहाँ से हो रहा है तो मानसरोवर से, जहां से किसका हुआ था सिंधु का हुआ था। ठीक है, और राक्षस ताल से किसका हुआ था तो राक्षस ताल से सतलज का हुआ था। तो ब्रह्मपुत्र नदी का जो कुल लंबाई है कितना है 2900 किलोमीटर है, और जबकि भारत में इसका लंबाई 916 किलोमीटर है। अब यहाँ पर थोड़ा समझना है हम लोग को कि ब्रह्मपुत्र नदी का कुल लंबाई मतलब तिब्बत से जो निकली, भारत आई, इसके बाद बांग्लादेश गई, फिर जाके बंगाल का खाड़ी में मिलती है, तो टोटल जो यह क्षेत्र गमन करती है यह करती है 2900 किलोमीटर। जबकि पर्सनली बात किया जाए भारत में, तो भारत में इसका क्षेत्र है 916 किलोमीटर। ब्रह्मपुत्र नदी भारत की सबसे चौड़ी नदी है। अब यहां से एक हम लोग नोट को पढ़ेंगे कि दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली ब्रह्मपुत्र नदी पर ही है, जो कि कहाँ स्थित है तो असम में स्थित है। अब देखिए यहां हम लोग मैप से इसको समझते हैं। यहां मानसरोवर जो ग्लेशियर है, मानसरोवर के पास चेमायुंगडुंग है। ठीक है, इस क्षेत्र से क्या निकलती है तो ब्रह्मपुत्र निकलती है। जब ब्रह्मपुत्र यहां से निकलती है और तिब्बत का क्षेत्र में रहती है तो इसका नाम है सांगपो नदी। सॉरी, इसका क्या नाम है यहाँ पे
सांगपो। यह पूछा जाता है कि ब्रह्मपुत्र को तिब्बत में क्या कहते हैं, तो यहाँ पर इसको क्या कहा जाता है, सांगपो कहा जाता है। और यहाँ से यह आगे बढ़ते हुए भारत में कहाँ से एंटर करती है, तो अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में। जब यह अरुणाचल प्रदेश में एंटर करती है तो यहाँ पर एक नदी आती है, कौन सा, तो दिबांग। दिबांग आके इसको इस पॉइंट पर मिलती है। ठीक है, यहाँ से एक चीज हमेशा ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछेगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के राइट से कौन सहायक नदी जुड़ रही है, लेफ्ट से कौन जुड़ रही है। तो यहाँ पर हम लोग खुद का राइट जो है, जो मेरा राइट है वही उसका भी राइट होगा मैप के अनुसार से, और जो मेरा लेफ्ट होगा वही इसका भी लेफ्ट होगा। ठीक है, तो इधर से जब हम लोग आ रहे हैं तो ये वाला हिस्सा मेरा हो गया राइट और ये वाला हो गया लेफ्ट। तो इधर हम लिख देते हैं एल, ठीक है, लेफ्ट, और ये साइड मेरा हो गया राइट साइड, क्योंकि हम लोग इधर से एंटर कर रहे हैं। क्लियर है। तो देखिए क्या होती है, तो बाईं ओर से एक नदी यहाँ पर आके इसको मिलती है। तो यह कौन सी नदी है, दिबांग, इसलिए इसको दिहांग दिबांग भी कहा जाता है। और आगे थोड़ा ही कुछ दूरी आगे पर एक नदी और मिलती है जिसका नाम है लोहित, और लोहित नदी को खूनी नदी कहा जाता है। खूनी नदी कहा जाता है। यह क्वेश्चन पूछा जाएगा कि किस नदी को खूनी नदी कहा जाता है, तो लोहित नदी। तो लोहित नदी, दिबांग नदी, यह सब कहाँ से जुड़ रही है, तो लेफ्ट से जुड़ रही है। ठीक है, आगे देखिए, आगे जैसे ही यह नदी बढ़ती है, लेफ्ट में पहले हम लोग देख रहे हैं, तो जैसे ही आगे बढ़ती है तो एक और जो है नदी आके यहाँ सहायक नदी मिलती है, जो क्या है, धनसिरी है। फिर आगे बढ़ती है तो यहाँ पर एक और नदी मिलती है जिसका नाम क्या है, कापिला। तो ये चार नदी, ये 5 नदी जो आप देखे, तो 5 नदी जो है इसका क्या हो रहा है, तो लेफ्ट साइड से जुड़ रहा है। और राइट का जब बात किया जाए तो राइट से जुड़ता है सुबनसिरी नदी, कोमेंग नदी, संकोस नदी, और एक नदी तीस्ता भी जुड़ती है। लेकिन तीस्ता नदी जब ब्रह्मपुत्र नदी में जुड़ती है तो यह भारत का क्षेत्र में ना जुड़कर यह कहाँ पर जुड़ती है, तो यह बांग्लादेश का क्षेत्र में जुड़ती है। तो यहाँ पर ब्रह्मपुत्र नदी का सहायक नदी का बात किया जाए तो कौन कौन हो गया, दिबांग, रोहित, धनसिरी, कापिला, सुबनसिरी, कोमेंग, मानस, संकोस और तीस्ता। तो यह सभी नदी क्या है, तो ब्रह्मपुत्र का सहायक नदी है। अब देखिए, ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो और यहाँ पर दिहांग दिबांग बोला जाता है। और जैसे ही यह बांग्लादेश में इंटर करती है, गंगा नदी यहाँ पर पद्मा होती है, और पद्मा के साथ जब यह मिलती है ब्रह्मपुत्र, तो इसका नाम हो जाता है जमुना, और उसके बाद वह बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। क्लियर हो गया। तो ब्रह्मपुत्र का कुल लंबाई हो गया 2900 किलोमीटर। चाइना के क्षेत्र में इसका जो गमन करती है तो 1625 किलोमीटर, भारत में 916 किलोमीटर और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर। क्लियर है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो ब्रह्मपुत्र नदी के विषय में क्या जाने कि यह भी मानसरोवर झील, जो कि चेमा योंगडोंग जो ग्लेशियर है यहाँ से निकलती है, तिब्बत में सांगपो इसका नाम है। आगे अरुणाचल प्रदेश में यह भारत में एंटर करती है, और भारत होते हुए एका होती है, पद्मा से मिलके जमुना हो जाती है कहाँ, तो बांग्लादेश में। क्लियर हो गया। यहाँ पर इसका सहायक नदी है दिबांग, लोहित जिसको खूनी नदी बोला जाता है, धनसिरी, कापिला, यह सब इसका जो है लेफ्ट के तरफ से बाएं ओर से सहायक नदी है। और राइट के बात किया जाए तो सुबनसिरी, कोमेग, मानस, संकोस और तीस्ता जो है यह इसका राइट से इसका सहायक नदी है। कुल लंबाई हो गया 2900 किलोमीटर। चीन में 1625 किलोमीटर गमन करती है, भारत में 916 किलोमीटर गमन करती है, और बांग्लादेश में 360 किलोमीटर गमन करती है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब हम लोग का जो एक और टॉपिक है वो है गंगा नदी तंत्र। तो अब हम लोग गंगा नदी के विषय में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले थोड़ा थ्योरी हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है। गंगा नदी 2 देशों से गुजरती है, भारत और बांग्लादेश, ठीक है। गंगा नदी जो है इसका कुल लंबाई कितना हो गया, तो 2525 किलोमीटर है। और यह जो है भारत में
सबसे लंबी नदी है। ठीक है, भारत में बहने वाली सबसे लंबी नदी है। गंगा जो है भारत के 5 राज्य से गंगा नदी गुजरती है। उत्तराखंड से स्टार्ट होता है, उत्तर प्रदेश आती है, इसके बाद बिहार आती है और झारखंड का ऊपरी हिस्सा होते हुए पश्चिम बंगाल में पहुंचती है। फिर वहां से वो क्या होता है तो बांग्लादेश इंटर करती है, जहां पे इसका नाम पद्मा हो जाता है। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र से मिलेगी तो क्या हो जाएगा, इसका नाम जमुना हो जाएगा। और इसके बाद यह बंगाल की खाड़ी में विसर्जित हो जाती है, अर्थात मिल जाती है। गंगा नदी को सेल्फ प्यूरिफायर रिवर भी कहते हैं। इसलिए जो है हम लोग गंगा जल को अगर जैसे एक बोतल या कुछ में स्टोर करके रखते हैं 6 महीना, साल भर, कितना भी लंबा समय रखे, 2 साल 5 साल, तो इसका वाटर कभी खराब नहीं होता है। और नॉर्मल अगर वाटर को रखते हैं तो वो क्या होता है, खराब हो जाता है। तो यह क्या है, सेल्फ प्यूरिफायर नदी है। गंगा नदी को 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित कर दिया गया था। तो 2008 में इसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। और साथ ही गंगा डॉल्फिन को, जो गंगा में पाए जाने वाले डॉल्फिन मछली होती है, उसको भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया है। अब हम लोग मैप के माध्यम से गंगा नदी को समझेंगे और थोड़ा सा आप इसमें जो है ध्यानपूर्वक समझिए, क्योंकि कुछ यह पहले जो हम लोग जो सिंधु नदी तंत्र को पढ़े या जो ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र को पढ़े, उससे जो है थोड़ा सा यह क्या है तो थोड़ा सा यह टफ है। लेकिन अगर आप ध्यानपूर्वक समझिएगा तो इसको आसानी से आप समझ सकते हैं। तो देखिए, बद्रीनाथ के पास से अलकनंदा नदी निकलती है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर जानते हैं कि गंगा बनती कहाँ पे है। वैसे तो बोला जाता है गंगा नदी गोमुख से निकलती है, लेकिन वास्तविकता यह नहीं है। बद्रीनाथ से जब अलकनंदा नदी निकलती है तो एक नदी जो धौली गंगा है, यह आकर कहाँ पर मिलती है इसके साथ, तो विष्णु प्रयाग नामक स्थान पर मिलती है। बद्रीनाथ से कौन नदी निकल रही है, अलकनंदा, जो कि क्या होता है विष्णु प्रयाग के पास एक नदी जो है धौली गंगा आके इससे मिलती है। फिर जब यह नदी आगे बढ़ती है तो आगे बढ़ने के बाद नंदाकिनी जो नदी है, यह आके इसको नंद पहाड़ के पास मिलती है। आगे बढ़ने के बाद पिंडार नदी, जो कि इसको कहाँ पे मिलती है तो कर्ण प्रयाग के पास मिलती है। कर्ण प्रयाग के पास कौन नदी नहीं मिलती है तो पिंडार नदी बढ़ती है। फिर यह नदी आगे बढ़ने के बाद मंदाकिनी जो है, जो केदारनाथ से जो नदी निकलती है, यह आकर इसको मिलती है कहाँ पे तो रुद्रप्रयाग के पास। ठीक है, रुद्रप्रयाग के पास जैसे ही यह आगे नदी निकलती है तो यहां से गोमुख से निकलती है भागीरथी नदी। जब यह भागीरथी नदी आके देवप्रयाग के पास अलकनंदा नदी से मिलती है तो यहां पर बनता है गंगा नदी। और फिर गंगा नदी आगे की ओर बढ़ती है। तो शुरुआत हम लोग से कहां से हो रहा है तो बद्रीनाथ के पास से कौन निकलती है, अलकनंदा। विष्णु प्रयाग के पास कौन मिलती है अलकनंदा से तो धौली गंगा मिलती है। नंद प्रयाग के पास कौन मिलती है तो नंदाकिनी मिलती है। कर्ण प्रयाग के पास पिंडार नदी मिलती है और रुद्र प्रयाग के पास मंदाकिनी नदी मिलती है। इसके बाद जब यह आगे बढ़ती है तो भागीरथी नदी के मेल के बाद जो स्थान, जो भागीरथी नदी जहाँ मिलती है, उसको क्या बोला जाता है, देवप्रयाग। यहाँ से बनती है गंगा नदी। क्लियर हो गया। अब हम लोग गंगा नदी के विषय में यहां से पढ़ते हैं। तो गंगा नदी का 5 प्रयागों का नाम क्या क्या हो गया, विष्णु प्रयाग, नंद प्रयाग, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग और देव प्रयाग। यह गंगा नदी का 5 प्रयाग के नाम हैं। तो अब देखिए, जब गंगा नदी भागीरथी मिलने के बाद वहां से निकलती है तो यहां पर थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिए अच्छे रूप से कि गंगा नदी जब वहां से चलती है, गौमुख से निकलती है, तो यह उत्तराखंड होते हुए, उत्तराखंड में ही स्थित है, यहां से होते हुए आगे की ओर बढ़ती है। जब यह आगे की ओर बढ़ती है तो यहां पर आ जाता है यह प्रयागराज के पास। ठीक है, प्रयागराज के पास गंगा का जो सहायक नदी,
गंगा का सहायक नदी जो यमुना है वो कहाँ पर मिलती है आके, तो इसी प्रयागराज के पास मिलती है। अब देखिए ये वाला जो मेरा हिस्सा हुआ वह हो गया राइट, और ये वाला जो हिस्सा हो गया यह हो गया लेफ्ट। ये हो गया मेरा राइट और ये हो गया लेफ्ट। तो गंगा का सहायक नदी पूछा जाता है एग्जाम में कि जैसे कि पूछ दिया गंडक, गंडक जो है गंगा की सहायक नदी है, गंडक गंगा में किस भाग से सहायक नदी है, ऐसा पूछा जाता है कि बाईं ओर से आया है कि दाईं ओर से आया हुआ है, कहाँ पे मिला है, तो यह सारा चीज़ पूछा जाता है। तो इसको आप लोग अच्छे रूप से समझिए। तो बंदरपूछ एरिया से कौन सा निकलता है, तो यहाँ से निकलती है यमुना नदी। ठीक है, जैसे ही यमुना नदी आगे आती है तो इंदौर से चल के आती है कौन, चंबल नदी, जो आके कहाँ पे मिलती है, यमुना में मिलती है। ठीक है, और चंबल में क्या होता है, तो घड़ियाल पाए जाते हैं। यहां से आगे बढ़ने के बाद एक नदी भोपाल से जिसका नाम है बेतवा, वो चल आके मिलती है किससे, तो यमुना से मिलती है। आगे जब यमुना बढ़ती है तो एक नदी छोटी सी है, कौन सा, तो केन नदी। तो केन नदी आके किससे मिलती है, तो यमुना से मिलती है। और इसके बाद यह तीनों नदी का मेल अर्थात तीनों नदी का जल को लेते हुए यमुना आके प्रयागराज में किससे मिलती है, तो गंगा नदी से मिलती है। ठीक है, कौन कौन इधर से मिल गया सहायक नदी, चंबल, यमुना, बेतवा, केन। तो अगर पूछा जाए कि गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी हो गई, तो गंगा की सबसे बड़ी सहायक नदी हो जाती है यमुना। ठीक है, अब यहां से जैसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे, अभी हम लोग राइट वाले पार्ट को देख रहे हैं कि राइट की तरफ से कौन कौन सहायक नदी है। जैसे ही यह प्रयागराज से आगे बढ़ती है पटना की ओर, तो एक नदी निकलती है अमरकंटक के पास से, सोन नदी। यह एग्जाम में पूछता भी है कि सोन नदी गंगा में कहाँ पे मिलती है, तो सोन नदी गंगा में पटना के पास मिलती है। इसके बाद गंगा नदी जब आगे की ओर बढ़ती है तो यहाँ पर फरक्का के पास पहुँचती है। ठीक है, फरक्का के पास गंगा नदी पहुंची और यहाँ पर जो है फरक्का के पास हुगली नदी आके गंगा में मिलती है। कौन सी नदी, तो हुगली नदी। और हुगली नदी में भी कौन नदी मिलती है, तो दामोदर नदी आके किस में मिलती है, हुगली नदी में। और ये फिर हुगली नदी क्या करती है, आके गंगा में मिल रही है। और उधर से अगर लेफ्ट से बात किया जाए तो गोमती नदी है जो गंगा में मिल रही है, घाघरा नदी है जो गंगा में मिल रही है, गंडक नदी जो कहाँ से चल के आती है, तो नेपाल से चल के आती है, यह भी मिलती है। कोसी नदी जिसको बिहार का शोक बोला जाता है, यह नदी भी आके किस में मिलती है, तो गंगा में मिलती है। और यह पुनः सब नदी से हुगली से मिलते हुए यह आगे कहाँ, बांग्लादेश में घुस जाती है, जहाँ इसका नाम क्या हो जाता है, तो पद्मा हो जाता है। तो गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगा नदी निकलती है बद्रीनाथ से, वो बनते हुए आती है। गंगा बनती कहाँ पे है, तो देवप्रयाग के पास। यहाँ से जब बनती है तो यहाँ से बनकर वो चलती है आगे। तो हम लोग राइट साइड से जानेंगे कि सबसे पहले बंदरपूछ से कौन आके मिलती है, यमुना। और यमुना नदी जो मिलती है वो चंबल, बेतवा और केन नदी तीनों को लेते हुए वो किससे मिलती है, तो गंगा से मिलती है। आगे जब पढ़ेंगे तो आगे बढ़ने के बाद क्या होता है, फिर राइट से कौन मिल रहा है, तो सोन नदी मिल रहा है। और हुगली, दामोदर और हुगली भी किस में मिल रही है, तो गंगा में मिल रही है। और जब लेफ्ट का बात किया जाए तो गोमती नदी है, घाघरा नदी है, गंडक नदी जो कहाँ से, नेपाल से चल के मिलती है। और साथ में कौन है, तो कोसी नदी जो भी कहाँ से, नेपाल से निकलती है। यह सभी नदी आके किस में, गंगा की यह सभी सहायक नदी है। और गंगा जब भारत से क्रॉस करके बांग्लादेश पहुंचता है तो यहाँ पर इसका नाम हो जाता है पद्मा। और जैसे ही ब्रह्मपुत्र नदी और गंगा नदी का जलस्तर जहाँ पे मिलता है, संगम होता है, वहाँ से इसका नाम हो जाता है जमुना। आगे बढ़कर यह बंगाल की खाड़ी में, तो बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। तो इसी के साथ जो है हम लोग का जो टॉपिक था आज का, तीन नदी के विषय में, जो हिमालय से निकलने वाली तीनों नदियां थी, इसके विषय में हम लोग पढ़े। तो आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। और जो है इसका पार्ट 2 जल्द ही अपलोड कर दिया जाएगा।